हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था, थर्ड चैप्टर चल रहा है अपने वनस्पति जगत वाला, यानी प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था, सबसे पहले हमने शैवालों के वर्गीकरण को पढ़ लिया था। और पिछली क्लास में लास्ट में हमने थोड़ा सा ब्रायोफाइटा के बारे में स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि जो पादप जगत के जो है वो क्रम कौन कौन से है। सबसे निम्न किस्म है वो है आपके शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट में क्या आता है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो शैवाल के बारे में हमने पढ़ लिया था। शैवाल में हमने देखा था कि जो शैवाल होते हैं वो बिल्कुल थैले के जैसी संरचना होती है, जो आधार से चिपके हुए रहते हैं और उनको देखने पर पता नहीं चलता है कि ये वास्तविक पादप है या नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई पत्ती के समान, तने के समान, मूल के समान कोई संरचना नहीं पाई जाती है। फिर उससे थोड़े विकसित किस्म के जो पौधे आते हैं उनका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये शैवाल से कुछ विकसित होते हैं, क्योंकि शैवाल की जो संरचना होती है वो तो बिल्कुल थैले के समान होती है। उसको देखने पर पता नहीं चलता है कि ये पौधा है या ऐसे ही कोई थैले जैसी संरचना पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप ब्रायोफाइटा के किसी प्लांट को देखोगे तो उसमें आपको तने के समान, पत्ती के समान, मूल के समान कुछ संरचनाएं दिखाई देती है। वास्तविक मूल, तना और पत्ती तो इनमें भी अनुपस्थित होती है, लेकिन उनके संरचना, उनकी टाइप की संरचना होती है वो ब्रायोफाइटा के अंदर उपस्थित रहती है। उसके अलावा हमने एक पॉइंट देखा था कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर बोला जाता है, जंतु जगत के उभयचर बोला जाता है। मेंढक को एम्फीबिया प्रजाति को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वो होते हैं वो थल पर भी रहते हैं, जल पर भी रहते हैं। यानी मेंढक प्रजाति आप देखते हो जल में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उभयचर। दो ही स्थानों पर रहने वाले, इसलिए उनको बोल दिया उभयचर। अब ब्रायोफाइटा को उभयचर या जल थलचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वैसे ब्रायोफाइटा होते हैं वो जमीन पे उगते हैं, लेकिन इनको जनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके जो गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, वो सीधे गति नहीं कर सकते। जल की सहायता से वो क्या करते हैं? गति करते हैं। इसलिए ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उनको जनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और ये थल पर रहते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत के उभयचर बोला जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रायोफाइटा का एक जो मुख्य पादप शरीर होता है वो अगुणित होता है, और उसको बोला जाता है युग्मकोद्भिद। यानी इनका मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, और अगुणित को स्मॉल एन से लिखा जाता है। देखिए जो ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है, और उसको स्मॉल एन से लिखा जाता है। और जो अगुणित शरीर होता है उसको क्या बोला जाता है? युग्मकोद्भिद बोला जाता है। उसका नाम क्या है? युग्मकोद्भिद, या इसको गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। तो देखिए जो ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है, और उसको क्या बोला जाता है? युग्मकोद्भिद बोला जाता है, या इसको हम गैमेटोफाइट्स भी कह सकते हैं। गैमेटोफाइट। तो आपको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आगे हम जो जगत पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें अलग अलग किसी के अंदर जो मुख्य पादप शरीर होगा वो द्विगुणित होगा, किसी के अंदर अगुणित होगा। तो इस आधार पर इनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रायोफाइटा है उनका मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? अगुणित प्रकार का होता है। स्मॉल एन से हम लिखते हैं, और उसके पादप शरीर को हम क्या बोलेंगे? युग्मकोद्भिद, या हम
गेमिटोफाइट बोलेंगे। तो नोट कर लीजिए ब्रायोफाइटा के इन पॉइंट्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो लैंगिक अंग होते हैं वो कैसे होते हैं। इनके लैंगिक अंग होते हैं जो बहुकोशिक यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और वो दो प्रकार के होते हैं। जो नर लैंगिक अंग होते हैं उनको बोला जाता है पुंधानी, और जो मादा लैंगिक अंग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्त्रीधानी। तो देखिए नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग यानी प्लांट्स के वो ऑर्गन, वो पार्ट जिनके द्वारा युग्मक गैमीट्स का निर्माण किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, लैंगिक अंग बोला जाता है। तो ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग कैसे होंगे, बहुकोशिक होंगे। अब देखिए जो ब्रायोफाइटा के लैंगिक अंग होते हैं, तो देखिए जो ब्रायोफाइटा के लैंगिक अंग होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं, यानी उनका शरीर है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब जो लैंगिक अंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे लैंगिक अंग जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोला जाता है, पुंधानी, पुंधानी। नर लैंगिक अंग। और दूसरे प्रकार के होते हैं स्त्रीधानी, उनको बोला जाता है मादा लैंगिक अंग, मादा लैंगिक अंग। आया समझ में। तो जो ब्रायोफाइटा के नर लैंगिक अंग होंगे उनको बोला जाएगा पुंधानी, और मादा लैंगिक अंग होंगे उनको क्या बोला जाएगा, स्त्रीधानी। अब देखिए जो नर लैंगिक अंग है वो क्या निर्माण करेंगे, नर युग्मक का निर्माण करेंगे जिसको पुंमणु बोला जाता है, और ये क्या करेंगे, मादा युग्मक का निर्माण करेंगे जिसको अंड बोला जाता है। अब देखिए जो पुंमणु होता है वो गति करके किसके पास जाता है, अंड के पास जाता है, और इन दोनों के मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन होने से एक द्विगुणित कोशिका बनती है, उसको क्या बोला जाता है, युग्मनज बोला जाता है। जब वो युग्मनज है वो विकसित होता जाता है तो उससे जो पादप शरीर बनता है उसको क्या बोला जाता है, बीजाणुद्भिद बोला जाता है। देखिए वापस इसको समझना है कि जैसे पुंमणु और अंड आपस में मिल गए तो किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। पुंमणु प्लस अंड, और इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। और जैसे यह द्विगुणित युग्मनज विकसित होगा उससे जो पादप की संरचना बनेगी उसको क्या बोला जाता है, बीजाणुद्भिद बोला जाता है, बीजाणुद्भिद बोला जाता है, या इसको बोला जाता है स्पोरोफाइट।
आया समझ में आपको? तो देखिए ब्रायोफाइटा के अंदर जो ये लैंगिक जनन का और जो दो प्रकार के शरीर बनने का क्रम है वो किस किस प्रकार का, आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो लैंगिक अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। अब दो प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं, एक होता है पुंधानी और एक होते हैं स्त्रीधानी। जो नर लैंगिक अंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, पुंधानी कहलाएंगे, और जो मादा लैंगिक अंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्त्रीधानी कहलाएंगे। अब देखिए नर लैंगिक अंगों के द्वारा जिन युग्मकों का निर्माण होता है उनको पुंमणु बोलेंगे, और मादा लैंगिक अंगों के द्वारा जिन युग्मकों का निर्माण होता है उनको अंड बोलेंगे। अब ये जब मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा को जनन करने के लिए जल की आवश्यकता होगी, तो अब जल की आवश्यकता होगी क्योंकि ये पुंमणु है वो जल के अंदर गति करके किसके पास जाएगा, अंड के पास जाएगा, क्योंकि जो अंड होता है वो स्थिर रहता है जबकि पुंमणु होता है वो गति करता है क्योंकि उनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पुंमणु जल के अंदर गति करेगा और अंड के पास जाएगा, तो जैसे ही पुंमणु और अंड मिलेंगे एक द्विगुणित संरचना बनेगी जिसको क्या बोला जाता है, युग्मनज बोला जाता है। और इस युग्मनज के अंदर जैसे ही विकास होगा तो जो नया पादप शरीर बनेगा उसको क्या बोला जाता है, बीजाणुद्भिद। देखिए सबसे पहले पादप शरीर कैसा था ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का सबसे पहले पादप शरीर था युग्मकोद्भिद, गेमिटोफाइट, जो कैसा था, अगुणित था, और उस युग्मकोद्भिद के द्वारा युग्मकों का निर्माण किया गया, इन युग्मकों का निर्माण किया गया। तो मुख्य पादप शरीर क्या होता है ब्रायोफाइटा के अंदर, युग्मकोद्भिद होता है, जबकि जो बीजाणुद्भिद बनता है वो मुख्य पादप शरीर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण है देखिए जो मुख्य पादप शरीर है युग्मकोद्भिद वो अपने आप प्रकाश संश्लेषण कर लेता है और अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, जबकि जो ये बीजाणुद्भिद पादप शरीर बन रहा है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, अपने भोजन का निर्माण अपने आप नहीं कर सकता, इसलिए ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि ब्रायोफाइटा के शरीर में कौन सा जीवन या कौन सी अवस्था प्रभावी अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद वाली प्रभावी अवस्था होती है जो अगुणित होती है, जबकि इनके अंदर बीजाणुद्भिद द्विगुणित अवस्था प्रभावी नहीं होती क्योंकि इसको प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता ये, और इसको भोजन करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, युग्मकोद्भिद पर। पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखवाती हूँ आपको लाइन के रूप में। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको ब्रायोफाइटा के अंदर जो पूरा चक्र चल रहा है उसको वापस बता रही हूं। देखिए जैसा कि आपको पता है ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर किस प्रकार का होता है, युग्मकोद्भिद होता है, गेमिटोफाइट। अब देखिए ये जो युग्मकोद्भिद आप सोच रहे होंगे ये क्या है, युग्मकोद्भिद क्या है, बीजाणुद्भिद। तो जो ब्रायोफाइटा का पौधा होता है ना उसी पौधे को क्या बोला जाता है, युग्मकोद्भिद बोला जाता है उसी पौधे को। अब इस पौधे पर कुछ धानियां होगी जिनको बीजाणुधानी बोला जाता है, वो गिरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानियां या पुंधानी और स्त्रीधानी बोला जाता है। यानी पुंधानी के द्वारा नर युग्मक उत्पन्न किए जाएंगे इसमें, और जो स्त्रीधानी होगी उसके द्वारा मादा युग्मक उत्पन्न किए जाएंगे। अब नर और मादा दोनों पुंधानियां एक ही पौधे में उत्पन्न हो सकती है और अलग अलग में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये युग्मकोद्भिद क्या है, ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है उसका नाम क्या होता है, युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो देखिए युग्मकोद्भिद कैसा होता है, अगुणित यानी एन।
इसमें दो प्रकार की धानियां होगी, पुंधानी और स्त्रीधानी। पुंधानी बनाएगी पुमणु यानी नर युग्मक, जबकि स्त्रीधानी बनाएगी अंड यानी मादा युग्मक। अब इन दोनों का क्या होगा, निषेचन होगा, संलयन होगा और क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ये युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है। देखिए स्टूडेंट्स, द्विगुणित को हम लिखते हैं 2n से और अगणित को हम लिखते हैं n से, तो इसको द्विगुणित यहां हम लिख सकते हैं 2n। अब इसमें तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। देखिए अगर इसमें अभी से अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो इससे वापस क्या होगा, युग्मक बनेगा और क्या बन जाएगा, युग्मकोद्भिद बन जाएगा। लेकिन इसमें तुरंत है वो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, कुछ समय तक क्या होता है, इसके अंदर परिवर्धन होता है और एक नई द्विगुणित संरचना बनती है जिसको बोला जाता है बीजाणुद्भिद। यानी इसके अंदर क्या होगा, परिवर्धन होगा और परिवर्धन होने से क्या बनेगा, बीजाणुद्भिद। और ये बीजाणुद्भिद कैसा होता है, द्विगुणित होता है, यानी 2n लिख सकते हैं। अब बीजाणुद्भिद के अंदर इसकी कुछ कोशिकाओं के अंदर पुनः क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अगुणित युग्मक बनेंगे और उन युग्मकों के परिवर्धन से क्या बन जाएगा, युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार ये चक्र चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन इसके अंदर प्रभावी अवस्था कौन सी होगी, प्रभावी अवस्था होगी युग्मकोद्भिद। क्यों होगी, क्योंकि ये अपना भोजन अपने आप बना लेता है, जबकि ये बेचारा अपना भोजन नहीं बना सकता। इसलिए इसको भोजन के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए बीजाणुद्भिद अवस्था कैसी होती है, अप्रभावी। तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, ये चक्र ध्यान रखना है। ब्रायोफाइटा के शरीर में मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है, वो प्रभावी होता है, या इसको इंग्लिश में गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। अब ये जो पादप शरीर है इसके अंदर नर लैंगिक अंग होंगे, मादा लैंगिक अंग होंगे। जो नर लैंगिक अंग होंगे उसको बोला जाता है पुंधानी और जो मादा लैंगिक अंग होते हैं उसको बोला जाता है स्त्रीधानी। पुंधानी के द्वारा नर युग्मक यानी पुमणु उत्पन्न किए जाएंगे, जबकि स्त्रीधानी के द्वारा मादा युग्मक यानी अंड का निर्माण किया जाएगा। अब आपको पता है कि जो अंड होता है वो स्थिर रहता है, नर युग्मक है वो गतिशील होगा, ये गति करके अंड के पास जाएगा और निषेचन होने से जो द्विगुणित संरचना बनेगी उसको क्या बोला जाता है, युग्मनज या जाइगोट बोला जाता है। और इस युग्मनज में क्या होगा, आगे परिवर्धन होगा और परिवर्धन होने से एक नया शरीर बनेगा जिसको क्या बोला जाता है, बीजाणुद्भिद। ये बीजाणुद्भिद होता है वो अप्रभावी अवस्था होती है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। यानी ये ब्रायोफाइटा प्रकार का ही पौधा है, लेकिन पौधा होते हुए भी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता तो इसके पास भोजन नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेगा, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहेगा। फिर इस बीजाणुद्भिद के अंदर थोड़ी सी कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, उनसे कुछ युग्मक बनेंगे और उन युग्मकों के परिवर्धन होने से वापस कौन सा शरीर बन जाएगा, युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार ब्रायोफाइटा के अंदर है जो ये चक्र चलता रहता है। नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ पॉइंट्स भी नोट करवाती हूँ आपको।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये मैंने आपको बना के डायग्राम समझा है, इसको पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं। ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप शरीर अगुणित जिसको हम क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। अर्थात स्वतंत्र नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद प्रकाश संश्लेषी होता है। युग्मकोद्भिद प्रकाश संश्लेषी होता है, अर्थात अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएगा, तो जो बीजाणुद्भिद होता है वो भोजन के लिए इस युग्मकोद्भिद पर है वो निर्भर रहता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है, या इसको गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। और बीजाणुद्भिद होता है वो युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं रहता है। और ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद जो ये अवस्था है वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है और अपना भोजन का निर्माण स्वयं करती है। जबकि जो बीजाणुद्भिद शरीर बनेगा बाद में, निषेचन के बाद में युग्मनज के परिवर्तन से, उस पादप शरीर के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता और वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए वो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। तो ये हमने कुछ ब्रायोफाइटा के पॉइंट देखे। अब हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा जगत है उसका आर्थिक महत्व कितना है। जैसा कि हमने शैवाल में देखा था, कुछ शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, कुछ जैव रासायनिक प्रयोगों में भी होता है। तो हम देखते हैं ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक महत्व है वो शैवाल की अगर तुलना करें तो ब्रायोफाइटा में जो आर्थिक महत्व है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, अब देखिए जो ब्रायोफाइटा के अंदर दो संघ आएंगे, एक आएगा लिवरवर्ट और एक आएगा मोस। तो देखिए जो ब्रायोफाइटा के दो प्रकार वो कौन कौन से हैं,
एक तो आएगा लिवरवर्ट, और एक आता है मोस। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रायोफाइटा इनका बहुत आर्थिक महत्व है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले चट्टान होती है तो चट्टानों पर अनुक्रमण करने के लिए ब्रायोफाइटा है वो बहुत ज्यादा उपयोगी। अनुक्रमण क्या होता है, देखिए वो स्थान जहां पर सबसे पहले कोई पौधे प्रजाति नहीं थी, तो सबसे पहले वहां पर कौन से पौधे उगे, तो देखिए सबसे पहले चट्टान थी, वहां पर मिट्टी भी नहीं थी, लवण भी नहीं थे, तो पौधों के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं था, तो उस चट्टानों पर सबसे पहले उगे थे एक पादप जिनका नाम है लाइकेन। लाइकेन देखिए जो कवक और शैवाल का मिश्रित एक पौधा होता है, उन दोनों के मिलने से जो एक पौधा बनता है उसको क्या बोला जाता है, लाइकेन। अब देखिए ये कोई चट्टान थी और इस चट्टान पर सबसे पहले अटैक किसने किया, लाइकेन ने। अब लाइकेन ने यहां पर अटैक किया और लाइकेन ने क्या कर दिया, यहां पर कुछ ह्यूमस जैसा पदार्थ बना दिया। पूर्ण मिट्टी है लाइकेन नहीं बना पाया, लेकिन कुछ इस प्रकार का दरदरा ह्यूमस जैसा पदार्थ बना दिया। अब ब्रायोफाइटा को बस इसकी आवश्यकता थी, ब्रायोफाइटा को पूर्ण मिट्टी की आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए ब्रायोफाइटा ने क्या किया, जैसे यहां पर ह्यूमस बना तो यहां पर किसने आकर अटैक कर दिया, ब्रायोफाइटा ने। अब जैसे यहां पर ब्रायोफाइटा लगे, ब्रायोफाइटा ने यहां पर क्या कर दी, कुछ मिट्टी और बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मिट्टी बनी तो फिर बने टेरिडोफाइटा, फिर बने जिम्नोस्पर्म, फिर बने एंजियोस्पर्म। इस प्रकार पौधों का पूरा क्रम चलने लगा और उसी क्रम को क्या बोला जाता है, अनुक्रमण बोला जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि अनुक्रमण में सबसे पहले भागीदारी निभाने वाले पौधे कौन से थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इन पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कौन होंगे, ब्रायोफाइटा। लाइकेन को वैसे आपको पता है कि RHV टेकर ने कोई विस्तार से अध्ययन इसका नहीं किया और इसको कोई उपयुक्त स्थान भी नहीं दिया गया। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि RHV टेकर ने लाइकेन को, विरोइड को, वायरस को कोई स्थान नहीं दिया है, तो ये पौधों के अंदर वास्तविक नहीं आएंगे। तो अगर आपको पौधों के रूप में पूछा जाए कि ऐसे कौन सी पादप प्रजाति थी जिसने सबसे पहले अनुक्रमण में भागीदारी निभाई, तो आपको लाइकेन को छोड़ देना, आपको आंसर क्या करना है, ब्रायोफाइटा। यानी उस स्थान पर जहां पर पौधे नहीं उग सकते थे, सबसे पहले कौन से पौधों ने अटैक किया, कौन से पौधे उगे उस स्थान पर, ब्रायोफाइटा उगे। और फिर ब्रायोफाइटा ने उन चट्टानों पर ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया, मिट्टी बना दी, ऐसे पोषक पदार्थ बना दिए जिससे दूसरे पौधे हैं वो वहां पर उगने लगे। तो ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए और फिर एंजियोस्पर्म आ गए। तो सबसे पहले अनुक्रमण में भागीदारी किसकी होती है, ब्रायोफाइटा की। तो देखिए एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, जो मोस प्रकार के ब्रायोफाइटा होते हैं इनके अंदर जो मृदा के क्षरण को रोकने की क्षमता होती है, यानी ये जल अवशोषण की क्षमता रखते हैं। तो मृदा में इनके ऊपर एक परत बन जाती है जिससे ये अपने में से पार होकर पानी को जाने नहीं देंगे, और जब मृदा पर जल नहीं जा पाएगा तो मृदा बहेगी नहीं और मृदा क्षरण नहीं होता है। तो मोस का क्या उपयोग है, मृदा को रोकने के लिए इनका उपयोग, मृदा क्षरण को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ब्रायोफाइटा में पहला पॉइंट ध्यान रखना, अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भागीदारी किसकी होती है, ब्रायोफाइटा की। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि मोस होते हैं वो मृदा अपसरण को रोकते हैं। मोस मृदा अपसरण को रोकते हैं। क्योंकि किस प्रकार रोकेंगे, क्योंकि ये मृदा के ऊपर, क्योंकि ये मृदा के ऊपर एक जलरोधी परत का निर्माण कर देते हैं। जलरोधी परत का निर्माण कर देते हैं। मृदा के ऊपर क्या करते हैं, जलरोधी परत का निर्माण कर देते हैं।
तो पूछा जाता है कि मृदा अपसरण को रोकने के लिए किन का उपयोग किया जाता है? मोस का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मोस किस प्रकार के पादप है। तो मोस ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। लीवरवर्ट और मोस को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो इस प्रकार जो ब्रायोफाइटा का जितना शैवालों का आर्थिक महत्व हमने देखा था, उतना ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व नहीं दृष्टिगत होता है। तो ब्रायोफाइटा के ये एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आर्थिक महत्व से रिलेटेड। अब हम जो देखते हैं, ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांटा गया। एक इनका पादप शरीर लीवरवर्ट होता है, एक इसका उदाहरण है मोस। तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।